हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निधि, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो आज की वीडियो में हम पाश्चात्य कला के प्रागैतिहासिक काल की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस पोर्शन से आपके टीजीटी, पीजीटी और नेट सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अब आपका एक भी क्वेश्चन पाश्चात्य कला से नहीं छूटेगा, इसलिए आप इसको जरूर देखिएगा पूरी, क्योंकि इसमें आपको प्रागैतिहासिक काल की संपूर्ण जानकारी और उसके बाद उसकी 6 गुफाओं में प्राप्त चित्रों की, उनकी खोजकर्ताओं की सबकी जानकारी देने वाले हैं हम। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूरोप की प्रागैतिहासिक काल की कला या यूरोप की प्रागैतिहासिक कला। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा निर्मित या उत्पन्न की गई कला के अवशेष पाषाण पत्थर के धरातल पर, विशेषकर गुफाओं की भित्तियों पर प्राप्त होते हैं। अब कह रहा है यहाँ, जब कई बार क्वेश्चन पूछ ले कि पाषाण काल के चित्रों के अवशेष हमें कहाँ मिले हैं, तो गुफाएं जो बनाई प्रागैतिहासिक कालीन मानव गुफाओं में रहता था, तो उसी की छत पर और भित्तियों पर, उन पर ही उसने चित्रण किया और या तो शिलाओं पर चित्रण किया है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, कहाँ पाषाण पर मिलती है, इसीलिए इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल की कला को आखिर संस्कृति भी कहते थे, और या इसीलिए इसको आखिर संस्कृति का विकास भी कह सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रागैतिहासिक काल की कला या आखिर संस्कृति तो क्या थी? तो प्रागैतिहासिक काल की कला जो है आखिर संस्कृति के नाम से जानी जाती थी। इसका विकास लगभग 50,000 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ है। 50,000 ईस्वी पूर्व से कला का विकास हुआ है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 50,000 से 5,000 ईस्वी पूर्व तक आपका पाषाण काल रहता है। अच्छा, इस संपूर्ण कला को 3 दिशाओं में बांटा गया था। पूरी पाश्चात्य काल की कला को, पाश्चात्य काल के प्रागैतिहासिक काल की कला को इसे 3 दिशाओं में बांटा गया था। एक तो उत्तरी स्पेन था, स्पेन के उत्तरी भाग में कला थी। दूसरे पश्चिमी फ्रांस के भाग में कला थी और तीसरी दक्षिणी फ्रांस की कला थी। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना। अब अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे हैं, तो आपको बताएं कि संपूर्ण प्राचीन इतिहास को 4 हिमयुग में बांटा गया, और कला जो हमारी शुरू होती है वो चौथे हिमयुग में शुरू होती है। चित्रण शुरू हुआ चौथे हिमयुग में। पहला और दूसरा हिमयुग जो था वो 10 लाख से 5 लाख ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है, इसमें कुछ हुआ नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 10 लाख से 5 लाख ईस्वी पूर्व तक जो था पहला और दूसरा हिमयुग था, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरे हिमयुग में भी कुछ नहीं हुआ। 5 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व तक, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। अब बचा आपका तीसरा हिमयुग। तीसरा हिमयुग कहें या तीसरा टाइम पीरियड कहें, जो 50,000 से 5,000 ईस्वी पूर्व तक था, इसी को हमें पढ़ना है। यही संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल में समाहित है, या संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल इसी में समाहित है। तो ये 5,000 से 50,000 ईस्वी पूर्व तक आपको याद रखना। इसमें भी लगभग 3500 से कला का आरंभ होता है। ठीक है, चौथे हिमयुग में आपका 3500 से कला का आरंभ होता है, 3500 ईस्वी पूर्व से। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, भारतीय कला का इतिहास भी हम देखेंगे तो 3000 से आरंभ होता है ना, और पाश्चात्य कला का जो है 3500 से आरंभ होता है। तो थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इसे टोटल में अगर मानते हैं तो चौथे हिमयुग में 50,000 से मानते हैं। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चौथे हिमयुग को 3 भागों में बांटा गया। चौथा हिमयुग जो था आपका, जहां से कला का आरंभ हुआ 50,000 ईस्वी पूर्व से, इसे 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, पूरा पाष पूरा पाषाण काल 50,000 से 15,000 ईस्वी पूर्व तक। मतलब जैसे हमारे भारतीय चित्रकला में 3 कालों में 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो क्योंकि सारी चित्र और जो भी चित्राकृतियां कलाकृतियां प्राप्त हुई वो पाषाण पर, मतलब प्रस्तर पर प्राप्त हुई या पत्थर पर प्राप्त हुई, इसलिए पाषाण काल कहा गया। तो पूरा पाषाण काल 50,000 से 15,000 ईस्वी पूर्व तक। फिर मध्य पाषाण काल आता है 15,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, 15,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व तक मध्य पाषाण काल रहा, और इसके बाद आता है आपका नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल जो था आपका 10,000 से 5,000 ईस्वी पूर्व तक रहता है। ये टाइम पीरियड, यही आपका मध्य से शुरू होता है, लगभग 12,000 ईस्वी से चित्रण शुरू हुआ। चरम काल इसका हम कर सकते हैं, 12,000 ईस्वी पूर्व तक इसका चरम काल रहा। और यहाँ जब हम देखते हैं ना, तो 10,000 ईस्वी पूर्व तक इसका
समय रहता है। 5000 ईस्वी पूर्व तक रहता है। 10,000 में भी चित्रण हुआ, 5000 में भी हुआ, और 12,000 में इसका चरम काल रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चित्रण कब शुरू हुआ? तो चौथे हिमयुग में, या 5000 ईस्वी पूर्व से, सॉरी 50,000 ईस्वी पूर्व से 5000 ईस्वी पूर्व तक रहता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप इसे पूरी वीडियो देखिएगा जरूर, क्योंकि ये वीडियो आपको पूरी जानकारी देगी। आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पाषाण काल से और प्रागैतिहासिक काल से पाश्चात्य कला के। चलिए अब हम इसको देखते हैं। इसी कला को, पाषाण काल को भी, उसमें जो प्राप्त धातुएं हैं, जो धातु मिली, उनके आधार पर इसे 3 भागों में बांट दिया गया। जो पाषाण काल में धातु प्राप्त होती है, उनके आधार पर कितने भागों में बांटा गया, ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। तो एक पॉइंट ये आपका हो जाता है, याद रखिएगा। एक पॉइंट ये है कि नव पाषाण काल में प्राप्त धातुओं के आधार पर पाषाण काल को या उस समय को कितने भागों में बांटा गया। तो आपको याद रखना है 3 भागों में, ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग। ये ठीक हमारे भारतीय कला के हिसाब से चलेंगे। जब तो पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल आता है, कांस्य युग आपका सिंधु सभ्यता होता है, लौह युग आपका वैदिक काल होता है। ऐसे ही इसमें है, लेकिन इनको कोई वैदिक काल या सिंधु सभ्यता नाम नहीं दिया गया, लेकिन 3 भागों में इसे बांटा गया है। अच्छा, इसी सबसे पहले मानव आखेटक संस्कृति, आखेटक संस्कृति का मतलब प्रागैतिहासिक काल का उदय जो है अंतिम हिमयुग के अंतिम चरण में लगभग 30,000 ईस्वी पूर्व में हुआ। मैंने बताया था ना, 35-30,000 ईस्वी के पूर्व इसका, इसी समय में इसका उदय होता है या इसका आरंभ होता है। ठीक है। आखेटक संस्कृति क्यों? क्योंकि मनुष्य ने सबसे ज्यादा आखेट के चित्र बनाए हैं, तो इसलिए मानव आखेटक संस्कृति का उदय से मानव आखेटक संस्कृति कहा गया है। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया कि विषय क्या रहा होगा, तो आखेट रहा होगा। ठीक है। चरम विकास काल इसका जो है 12,000 ईस्वी पूर्व से, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि दक्षिण पश्चिमी फ्रांस तथा उत्तरी स्पेन के फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र में हुआ। अब फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिए दक्षिण पश्चिमी फ्रांस। ठीक है। दक्षिण तथा पश्चिमी फ्रांस, पश्चिमी फ्रांस और उत्तरी स्पेन। ठीक है। यहाँ क्या है, उत्तरी स्पेन और दक्षिणी आपका पश्चिमी फ्रांस, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस और उत्तरी स्पेन, ये 3 दिशाएं जो थी, इनको फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहा गया। और इसके बाद हम देखेंगे प्रमुख विशेषता क्या थी यहाँ की, तो पशु चित्रण। सबसे ज्यादा क्या चित्रित हुआ या क्या चित्रित किया इन लोगों ने, तो पशुओं का बहुतायत मात्रा में इन्होंने चित्रण किया है प्रागैतिहासिक काल के मानव। अच्छा, एक और मोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए कि प्रागैतिहासिक कालीन मानव ने पाश्चात्य कला में कला को कितने रूपों में अंकित किया, तो कला को 2 रूपों में अंकित किया। एक तो मानव के रूप में, दूसरा पशु। मनुष्य और पशु दोनों को बनाया, क्योंकि शिकार के चित्र हैं तो एक तो मानव होगा ही। भाई शिकार कौन करेगा? पशु का। अगर पशु ही पशु का शिकार करता तो इनको बनाने की क्या जरूरत थी, है ना। तो मानव ने शिकार किया पशु का, तो मानव और पशु दोनों का अंकन यहाँ पर प्राप्त होता है। इसके बाद एक चीज और, हेनरी ब्रुयल एक विद्वान हुए जिन्होंने प्रागैतिहासिक काल की कला को 2 भागों में बांटा। इन्होंने एक हुए हेनरी ब्रुयल, इन्होंने पाश्चात्य कला के प्रागैतिहासिक काल में बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत अच्छा योगदान दिया है। इन्होंने जो है प्रागैतिहासिक काल की कला को 2 भागों में बांटा। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कला, जिसे प्रथम आखेटक शैली के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी स्पेन की क्षेत्र की कला, द्वितीय आखेटक शैली के नाम से जाना जाता है। आपने देखा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस और उत्तरी स्पेन का क्षेत्र था जो, वो फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र कहलाया, और पूर्वी स्पेन का क्षेत्र जो था वो द्वितीय आखेटक शैली के रूप में प्रसिद्ध हुआ, या उसे द्वितीय आखेटक शैली के नाम से जाना गया। और इसके बाद हम देखेंगे फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कला, जिसकी इतने देर से जिसका नाम मैं ले रही हूँ, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कला, से दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस तथा उत्तरी स्पेन के एक निश्चित भूभाग में फैली हुई कला को फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कला के नाम से जाना गया। और इसका विस्तार जो था, यही दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस तथा उत्तरी स्पेन का एक निश्चित भूभाग था। इस क्षेत्र को भी 3 भागों में बांट दिया गया। ये जो आपका फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र था, इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया। उसके भी अलग अलग नाम थे। जो पश्चिमी फ्रांस में था उसे डोर्डोन क्षेत्र कहा गया, जो दक्षिणी फ्रांस में था उसे पेरिनियन क्षेत्र कहा गया, और जो उत्तरी स्पेन में था उसे कैंटाब्रियन कहा गया। अब कैंटाब्रियन और फ्रैंको कैंटाब्रियन,
फ्रैंक फ्रांस से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये जो फ्रैंको आ जाता है, इसे फ्रांस से जोड़ेंगे, जो दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस का जब भूभाग मिला लेंगे तो फ्रैंको कैंटाब्रियन। और अगर केवल उत्तरी स्पेन की ही बात की जाए तो कैंटाब्रियन क्षेत्र। तो ये क्लियर जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कैंटाब्रियन क्षेत्र की कला क्या है, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कला क्या है। तो आपके दो क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं आराम से। या कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया, ये चीज आपको याद रखनी है। और इसकी खोज जो है, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की खोज 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में होती है, ठीक है। कब होती है? 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। जब आप देखेंगे 1879 ईस्वी में तो सबसे पहले अल्तामिरा की गुफाओं की खोज होती है। अल्तामिरा के गुफा चित्रों की खोज 1879 में होती है। तो ये शताब्दी हो जाती है 19वीं, अंतिम चरण हो जाता है, ठीक है। 1875 के बाद की का टाइम है, इसलिए अंतिम चरण कहा जाएगा। हर शताब्दी के 4 चरण होते हैं, तो यहाँ पर अंतिम चरण हो जाएगा। अधिकतर चित्र कहाँ बने हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, दीवारों और भित्तियों पर, क्योंकि उस समय का जो मानव था उसने कोई तैयार नहीं की पृष्ठभूमि, उसे जो मिला उसने उसी को बनाया। अधिकतर चित्र दीवारों पर बनाए, भित्तियों पर बनाए और छतों पर बनाए, ठीक है। इसके साथ एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा, छतों पर बनाए। कुछ चित्र इन्होंने छतों पर बनाए, कुछ भित्तियों पर, कुछ दीवारों पर, कुछ सम्मुख खुले हुए शिलाओं पर बनाए हैं इन्होंने। रंगीन चित्र जो है दीवारों और भित्तियों पर बनाए गए, रंगीन चित्र भी यहाँ पर कहाँ बनाए गए, तो दीवारों और भित्तियों पर बनाए गए हैं। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब यहाँ पर जो पशुओं का चित्रण हुआ आपके फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र में, जिन पशुओं का चित्रण हुआ, थोड़ा सा उच्चारण में मिस्टेक हो जाती है कई बार। पशुओं का जो चित्रण हुआ वो क्या था, जिन आकृतियों का, जो पशुओं की आकृतियों का अंकन हुआ, वो अधिकतर प्रजातियां अब लुप्त हो चुकी हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार प्रश्न ऐसे आ जाते हैं किसका था, रियल नेम ना देके ये जो इनके दूसरे नाम थे इनको दे दिया जाता है। इसलिए मैंने टोटल 9 पशुओं की प्रजातियों का अंकन यहाँ पर मिलता है अलग अलग, ठीक है। तो इनका सबसे पहले बारहसिंघा या रेनडियर को इन्होंने बहुतायत मात्रा में चित्रित किया है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो चित्रित हुआ है बायसन, ठीक है। तो हाथी या मैमथ का अंकन इन्होंने किया, एक विशेष प्रजाति का हाथी जो बड़ी सूंड वाला, बड़े दांत वाला था, मैमथ का अंकन किया। गैंडा रिनोसिरोज का अंकन किया। कस्तूरी वृषभ, मास्क आस्क के नाम से इसे जाना जाता था। फिर महिष या बायसन का अंकन इन्होंने सर्वाधिक किया है, चाहे अल्तामिरा ले चाहे लास्को ले, हर गुफा में सर्वाधिक अंकन बायसन का मिलता है। हिरन का अंकन हुआ है जंगली अश्व का, जंगली बकरी का और जंगली सुअर का। कुल मिलाकर 9 पशु जिनकी प्रजातियां अब लगभग लुप्त हो चुकी हैं, तो उनका अंकन यहाँ मिलता है। उनमें भी ज्यादातर लुप्त हुई प्रजातियों में आपका रेनडियर, मैमथ, रेनोसिरोज, वृषभ और बायसन है, ठीक है। बाकी कुछ कुछ मिल जाते हैं। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कला के चित्रों के अतिरिक्त पाषाण में कोरकर प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। कोरकर मतलब प्रतिमाएं जो होती हैं, जो दीवार में नहीं होकर स्वतंत्र प्रतिमाएं होती हैं, उनको यहाँ पर प्राप्त किया गया है। मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। हाथी दांत के खिलौने प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ हमें चित्रों की अपेक्षा, चित्रों के अलावा हमें यहाँ पर प्रतिमाएं, मिट्टी की मूर्तियां, मृण माने मिट्टी, मिट्टी की मूर्तियां, हाथी दांत के खिलौने प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा, एक पॉइंट और एक क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कला को प्रकाश में कौन लाया। तो फ्रैंको कैंटाब्रियन की कला को प्रकाश में लाने की बात हो या सर्वाधिक कार्य करने की बात हो, तो पुरातत्ववेत्ता हेनरी ब्रुइल, अब इनका समय भी याद रखिएगा, 1877 से 1961 ईस्वी तक इनका समय रहा है। मतलब ये इनका जन्म 1871 में और 1961 में इनकी मृत्यु हुई। तो हेनरी ब्रुइल 1877 में, हेनरी ब्रुइल जो है ये पुरातत्ववेत्ता है। हेनरी ब्रुइल फ्रांस के पुरातत्ववेत्ता हैं, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। सॉरी, यहाँ 1877 से 1961 के मध्य इन्होंने चित्रों की खोज की है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने जन्म बोल दिया है। 1877 से 1961 के मध्य इन्होंने आपके फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की और अन्य क्षेत्रों की गुफाओं के चित्रों की खोज की है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना।
अब जब हेनरी ब्रुयल ने सबसे ज्यादा काम किया है तो ये भी आपको याद रखना है कि उन्होंने ही इस काल की कला को, फ्रेंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कला को 2 युगों और 4 भागों में बांट दिया। तो प्रथम युग उन्होंने बनाया 30,000 से 20,000 ईस्वी पूर्व के मध्य। इन्होंने कहा पहला युग जो था 30,000 से 20,000 ईस्वी पूर्व के मध्य था। और भाग कौन से थे? तो प्रथम युग के 2 भाग थे, आर्गनेशियन और पेरिगार्दियन। द्वितीय युग जो आता है तो 20,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व के मध्य इन्होंने बांटा फ्रेंको कैंटाब्रियन को। सेल्यूट्रियन और मैग्डेलियन इसके 2 भाग किए। तो पहला जो था हेनरी ब्रुयल ने कितने भागों में बांटा? क्वेश्चन याद रखिएगा, 2 भागों में। किसको? फ्रेंको कैंटाब्रियन को। अभी हम लोग पहले पढ़ के आए हैं कि जो हमारा अलग अलग, एक फ्रेंको कैंटाब्रियन और दूसरा द्वितीय आर्किटेक्ट शैली थी, तो प्रथम आर्किटेक्ट शैली को भी इन्होंने 2 भागों में, 2 युगों में और 4 भागों में बांट दिया। तो पहले युग के 2 भाग किए उन्होंने, आर्गनेशियन, दूसरा पेरिगार्दियन। दूसरे युग के भी 2 भाग किए, सेल्यूट्रियन और मैग्डेलियन। तो दो आपके 2 युग 4 भाग, ये भी आपको याद रखना है। पहला 30,000 से 20,000, दूसरा 20,000 से 10,000। इसके बाद जब हम देखते हैं प्रथम युग के सबसे प्राचीनतम उदाहरण हमें कहाँ मिलते हैं, तो और क्या थे? तो हाथों के बने चित्र थे, जो हाथों से बनाई गई रेखाएं थी। ठीक है, हाथों से रेखाएं बनाई गई थी। इनके चित्र सबसे पहले, हाथों के छापा चित्र थे, इन्हीं का सबसे पहले अंकन मिलता है। और यहाँ लाल तथा काली रेखाएं, वहां वहां नहीं होगा, लाल तथा काली रेखाओं से बने थे हाथ थे। ठीक है, काली रेखाओं से बने हाथ थे। और ये जो चित्र, बाकी के चित्र बनाए गए, उनकी रेखाएं क्या थी? वो चकमक अथवा फ्लिंट पत्थर से उत्कीर्ण किए जाते थे। चित्रों को उत्कीर्ण करने के लिए क्या करते थे? एक मजबूत पत्थर जो कि चकमक या फ्लिंट नाम से जाना जाता है, उससे ये उत्कीर्णन करते थे, रेखाएं बनाते थे और उसके ऊपर चित्रण करते थे। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना। एक पॉइंट और आपका सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम युग, हिम युग की कला का परिप्रेक्ष्य कैसा था या किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर विकृति आधारित परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है। अब जैसे विकृति आधारित परिप्रेक्ष्य क्या था इस युग में? क्या था कि इसी युग में जैसे पशुओं का अंकन होता था, उनका मुख जो होता था सम्मुख मुद्रा में तथा शरीर का अंकन पार्श्व मुद्रा में। जैसे पीछे मुड़कर देखता हुआ पशु है तो उनका मुंह पूरा सामने है और शरीर पीछे है। तो ये चीज जब आप देखेंगे ना, तो ये विकृत आधारित परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। तो पशुओं का अंकन जो था सम्मुख मुद्रा में, मुख सम्मुख मुद्रा में और शरीर पार्श्व मुद्रा में अंकित किया गया है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। द्वितीय युग में सर्वप्रथम दीवारों के चित्र जो है समान काली रेखाओं से बनाए गए। अब क्या था, एक ही काली रेखा का प्रयोग करके, समान उभार या कुछ नहीं, काली रेखाओं से बनाए गए। और इस युग के अंतिम चरण में बहुरंगीय चित्रों का बनना आरंभ होता है। द्वितीय हिमयुग जो था, द्वितीय युग था जो आपका, जिसे आपके 20,000 से 10,000 ईस्वी के मध्य बांटा था आपके हेनरी ब्रुयल ने, उस टाइम के अंतिम चरण में क्या हुआ, या द्वितीय युग के अंतिम चरण में बहुरंगीय चित्र बनने आरंभ हुए, मतलब केवल रेखाओं से नहीं। अच्छा, पहले युग में जब आप देखते हो तो क्या एक विकृत आधारित परिप्रेक्ष्य का प्रयोग होता है और यहाँ दीवारों पर चित्र जो है शुरू शुरू में बनते हैं तो काली रेखाओं से बनते हैं और अंतिम समय में ये बहुरंगीय चित्रों का बनना आरंभ होता है। तो अब तो ये बात हो गई हमारे चित्रों की, कहाँ बने हैं, किस तरीके से बने। अब क्या इनका उपकरण और तकनीकी क्या थी चित्रों की? ठीक है, किसने बांटा, किसने खोजा, किसको श्रेय गया, ये सब मैंने बता दिया। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। अब बात आती है उपकरण तथा तकनीकी की। तो जब हम चित्रों के उपकरण और तकनीकी की बात करेंगे तो चित्रों को उत्कीर्ण करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर उत्तीर्ण लिख गया है, लेकिन उत्कीर्ण करने के लिए, उत्कीर्ण करने के लिए मतलब उकेरने के लिए इन्हें क्या करते थे? कठोर पत्थर, जिसे चकमक या फ्लिंट कहते हैं, याद रखिएगा, जिसे फ्लिंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चकमक या फ्लिंट पत्थर के नाम से जाना जाता है, इसका प्रयोग करते थे। मतलब रेखांकन के लिए ये क्या करते थे, ये उनका उत्कीर्ण करने के लिए एक कठोर पत्थर होता है चकमक या फ्लिंट, इसका उपयोग हमने भारतीय कला में भी देखा। तो उससे क्या करते थे? उत्कीर्ण करते थे। और रंग कौन से प्रयोग करते थे? तो ये मिट्टी के रंगों का प्रयोग करते थे, जिन्हें हम कह सकते हैं भूमिज रंग। ठीक है, मिट्टी के रंगों का जो इनको नेचुरली प्राप्त हो जाते थे। भाई ये कहीं खोजने तो नहीं जाते। आज के टाइम में ऑयल, पेस्टल, क्रेयॉन और जल रंग और पोस्टर रंग, ये कुछ तो उनके पास नहीं था ना,
ना वो एक पारंगत कलाकार थे, उन्हें बस मन के आनंद के लिए चित्रण करना था, वो वहीं पर चित्रण करते थे, ना उन्हें किसी को शो ऑफ करना था। तो उन्हें जो डायरेक्ट रंग मिल जाते थे प्रकृति से या हम कहें मिट्टी से, वही रंगों का ये प्रयोग करते थे। लालिमा लिए हुए वर्ण का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है, विशेषकर जब हम देखेंगे तो लाल रंग की श्रृंखला, चाहे गेरुआ रंग हुआ, चाहे बादामी, भूरा, ये लाल रंग की श्रृंखला का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। तो ये भी याद रखना, मुख्यतः या हम कहें सर्वाधिक या विशेषकर तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। काला रंग जाहिर सी बात है कोयले से ही बना लेते थे, क्यों? क्योंकि लकड़ी जली, खाना बनाया, लकड़ी जली। और आज भी बच्चों को देखेंगे, आज बचपन में अगर जिनके घरों में चूल्हा है, बाकी तो अब चूल्हे ही नहीं है, सबके यहाँ गैस स्टोव होते हैं, लेकिन हाँ, वो क्या करते थे, कोयले से काले रंग को बना लेते थे। तो अब कोयला खनिज रंग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि काला रंग इसको कोयले से रासायनिक क्रिया के तरीके से कोयला जलने के बाद बनाते थे, लकड़ी जलने के बाद, तो ये रासायनिक रंग हो जाता है। आगे चाक व पेस्टल की भांति सूखे रंगों, ये क्या करते थे, जो सूखे रंगों का प्रयोग होता था, जैसे आज के समय में हम पेस्टल रंगों का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही सूखे रंगों को, रंगीन मिट्टी जो होती थी उसको चाक या पेस्टल की भांति प्रयोग करते थे। कौन? आपके प्रागैतिहासिक कालीन मानव। रंग को घोलने के लिए क्या करते थे, या गीला करने के लिए, रंग को गीला करने के लिए और उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए क्या करते थे, पशुओं की चर्बी मिला लेते थे रंग में। तो उससे क्या होता था, रंग गीला हो जाता था। दूसरा, जैसे आज के टाइम में ऑयल कलर्स होते हैं, ऐसे वो स्थायित्व वाला हो जाता था। और क्या करते थे, इन्हीं रंगों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए बाइंडर का प्रयोग करते थे, बंधक या बाइंडर, ठीक है, इसका प्रयोग करते थे। बाइंडर के रूप में अंडे की सफेद जर्दी का प्रयोग करते थे। क्या होता था कि रंग इससे क्या हो जाता था, स्थायी हो जाता था। यही कारण है कि जब हम आज भी गुफाओं के चित्र देखते हैं तो हमें वहां पर रंग प्राप्त होते, रंगे हुए चित्र प्राप्त होते हैं, न कि उनका रंग उड़ा हुआ मिलता है। वैसे ही स्थायित्व तो है। और ये रंगने के लिए अब चित्र, इन्होंने रंग बना लिया, घोल लिया, और रंगने के लिए क्या करते थे, हाथ की उंगलियां, वृक्ष की टहनियां और पक्षियों के पंखों का प्रयोग ये ब्रश के रूप में करते थे। हम कह सकते हैं उंगलियों से रंग लेते थे, पक्षियों के पंखों से रंग लेते थे, वृक्ष की टहनियों को कूट कर, रेशेदार टहनियों को कूट कर उनका ब्रश बना लेते थे, उससे ये चित्रण करते थे। और एक चीज और यहाँ पर छूट गई, ये पशुओं की पुट्ठे की हड्डी को, पुट्ठे की हड्डी को ये क्या करते थे, अपनी प्लेट बनाते थे, ठीक है, पुट्ठे की हड्डी को ये उसको प्लेट के रूप में प्रयोग करते थे। आज जो हम देखते हैं हमारे बड़े बड़े चित्रकार लकड़ी की पैलेट का प्रयोग करते हैं। पैलेट का संबंध जो है रंगों से है, और अगर विशेषतर कहें तो पैलेट जो है आपके तैल रंगों में प्रयोग होती है, बाकी सभी रंगों में प्लेट का तो प्रयोग होता ही है, ठीक है। तो जो पॉइंट अभी मैंने बताया ना, रंगों को मिलाने के लिए, जिसे हम कहें कि प्लेट में मिक्स करने के लिए, तो क्या करते थे, पशुओं की चौड़ी हड्डी को लेते थे और उसी में ये रंगों को मिला लेते थे। आपस में मिक्स करने के लिए उन्हें ये क्या करते थे, पशुओं की चौड़ी हड्डी को प्लेट के रूप में प्रयोग कर लेते थे। पशुओं, मैंने अभी बताया आपको, तूलिका का निर्माण करते थे। कोमल बाल जो अभी तक चलता रहा कि गिलहरी के बालों के ब्रश सबसे अच्छे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन अब सिंथेटिक ब्रश आते हैं, क्योंकि पशुओं के बालों को प्राप्त करने के लिए लोग व्यापार करने के लिए उन्हें हानि पहुंचाने लगे, इसलिए अब पशुओं के बालों का ब्रश बनना बंद हो गया। तो यहाँ पर आपको बता दूं, ये क्या करते थे, कोमल बालों का प्रयोग करते थे। पशुओं के कोमल बाल तथा पक्षियों के पंख और पोलदार हड्डियों में इनको लगा लेते थे। मान लीजिए जैसे आज भी वही प्रकरण चला आ रहा है, अब लकड़ी का प्रयोग होता है, ऐसे पोलदार हड्डी हुई, इसके पोल में इन्होंने सारे बाल लगा दिए और इसको कस के धागे से बांध दिया, तो ये इनका ब्रश तैयार हो जाता था। इस तरीके से वो चित्रण कर लेते थे। अब रंगों को फूंक कर भी लगाते थे। कई जगह पर इन्होंने स्टेंसिल पद्धति का प्रयोग किया है, या मतलब फूंक कर लगाने का, मुंह से फूंक, कई बार मुंह से फूंकते थे, कई बार ये फूंक कर उड़ाने के लिए क्या करते थे, पशुओं की यही पोलदार हड्डियां लेकर इन्हीं का प्रयोग ये फूंकने के लिए भी कर लेते थे। इसमें रंग भर दिया और इसे फूंक दिया दीवार पर, तो स्टेंसिल पद्धति का निर्माण होता था, या फूंक कर रंग लगाते थे। अब ये हो गया। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रागैतिहासिक काल में कितने रंगों का प्रयोग किया गया। तो भारतीय प्रागैतिहासिक काल से पाश्चात्य या यूरोप के प्रागैतिहासिक काल में बस इतना अंतर है कि यहाँ पर
4 रंगों का प्रयोग हुआ है, इसमें सफेद रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। लाल रंग का प्रयोग हुआ है, पीला का प्रयोग हुआ है, बादामी, भूरा या गेरुआ कह सकते हैं, इस रंग का भी प्रयोग हुआ है, और काले रंग का प्रयोग प्रागैतिहासिक चित्रों में हुआ है। प्रागैतिहासिक काल में चित्रण परंपरा आखिर तथा शिकार से प्रारंभ होती है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाता है कि किससे प्रारंभ होती है, तो आखिर तथा शिकार से, क्योंकि मनुष्य ने शिकार किया, जाहिर सी बात है उसने शिकार किया और अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए या अपने उसके पीछे उसकी तंत्र मंत्र की भावना जो भी रही उसको प्रकट करने के लिए इसने दीवार पर चित्र बनाए। आज भी जब आप देखोगे कई जगह कहते हैं बंगाल में जादू होता है, अब स्पेशली होता है नहीं होता है ये नहीं मालूम। अब क्या होता था, जैसे आज भी कहते हैं ना इसका चित्र ले आओ और इसको हम इसके साथ जादू टोना करेंगे तो ये बस में हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति है कहते हैं ना इसका चित्र ले आओ, ये हम इसके ऊपर जादू टोना कर देंगे और ये बस में हो जाएगा। तो अब इसको बस में करने के लिए क्या किया गया, इसके ऊपर तंत्र मंत्र किए गए, इसके लिए इसका चित्र बनाते। अब ये लोग क्या करते थे, पशु का चित्र, बड़े पशु का चित्र बनाया और ये धारणा रखी ना कि अगर हम इसका चित्र बना के इसको इस पर स्वयं को विजय प्राप्त करते हुए दिखाएंगे तो हम इस पर विजयी होंगे, इसलिए ये इन चित्रों को बनाते थे। तो कहीं ना कहीं तांत्रिक भावना भी रहती है और मेनली आखेट शैली का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से हमने प्रागैतिहासिक काल की विशेषताएं, उनकी चित्रण तकनीकी, उसमें प्रयुक्त रंगों के विषय में देख लिया। अब हम फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की प्रमुख 6 गुफाओं के बारे में बात करेंगे। जो प्रमुख 6 गुफाएं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले जो गुफा आती है फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की, अल्तामीरा आती है। अल्तामीरा गुफा आपकी लगभग 12,000 ईस्वी पूर्व के इसमें चित्र मिलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। ये कहाँ पड़ती है, तो स्पेन में पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सीधा क्वेश्चन, अल्तामीरा की गुफाएं कहाँ पड़ती हैं, स्पेन में पड़ती हैं। अल्तामीरा की गुफाओं का क्षेत्र क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी स्पेन है, जिसे कैंटाब्रियन कहते हैं। अगर यहीं पर फ्रांस भी जुड़ जाए तो फ्रैंको कैंटाब्रियन कहेंगे, क्योंकि उत्तरी स्पेन है। तो कैंटाब्रियन क्षेत्र की कलाएं की गुफाएं हैं। देश कौन सा है, स्पेन है, और ये सेंतलाना देरमार्ग नामक गांव के पड़ोस में पड़ती हैं। ये सेंतलाना देरमार्ग गांव में पड़ती हैं, तो ये भी याद रखना है। अब क्योंकि ये गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनसे जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज भी आपको याद रखनी है। और ये गुफाएं स्पेन की सर्वश्रेष्ठ गुफाएं हैं। स्पेन की सबसे अच्छी गुफाएं जो हैं वो है आपकी फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की गुफाएं, और उनमें भी अगर हम स्पेन में सबसे अच्छी कहें तो आपकी अल्तामीरा की गुफाएं हैं। यहाँ जो है इसका निर्माण जो है चूना पत्थर अथवा लाइमस्टोन से हुआ है, ठीक है। स्पेन की अल्तामीरा गुफा का निर्माण किससे हुआ है, तो चूना पत्थर अथवा लाइमस्टोन से हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और एक पॉइंट और याद रखना है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, 1 नंबर आपको देता है, तो 1 नंबर ही आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन आपको देता है। तो ये 6 से 7 फीट इसकी छत की ऊंचाई है। यही कारण है कि इसको किसी बड़े व्यक्ति ने इसके चित्रों को नहीं देखा, ज्यादातर चित्र इसके छत पर बने हैं, ठीक है। तो चित्रों को देखा जो था वो आगे बताएंगे आपको। एक बालिका देख पाती है क्योंकि इसके अंदर बहुत, अगर 5 फुट का व्यक्ति जाएगा तो बहुत ऊपर सिर उठा के नहीं देख पाएगा जल्दी। गुफा की भित्ति जो है क्षारीय अथवा गीली थी, ठीक है, भित्ति जो है गीली थी, क्योंकि ये गुफाएं बहुत दिन से एक तरीके से हम कह सकते हैं अंधेरे की तरह हैं, तो इनकी भित्तियां जो हैं गीली और क्षारीय हैं। गुफा के प्रवेश द्वार की खोज, अब यहाँ पर 2 खोज हो जाती है, ये दोनों याद रखना। अगर आपसे पूछे 1 पॉइंट 1 क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन जाता है। तो ये क्या है क्वेश्चन कि गुफा के प्रवेश द्वार की खोज कब हुई, तो 1869 ईस्वी में लोमड़ी का पीछा करते हुए इस गुफा के प्रवेश द्वार की खोज की गई थी, ठीक है। तो लोमड़ी का शिकार करने के लिए, अब लोमड़ी और जानवर जो थे ऐसी ही गुफाओं में रहते हैं, जहां पर कोई आए जाए ना, तो उसका शिकार करने के लिए एक लोग गए और 1869 ईस्वी में इसके प्रवेश द्वार की खोज हुई, इस गुफा को देखा और चले आए। फिर इसके चित्रों की खोज होती है 1879 ईस्वी में, लगभग 10 साल बाद। 1879 ईस्वी में एक विद्वान होते हैं, विद्वान क्या हम कहें, एक व्यक्ति होते हैं, नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, मार्सेलिनो दा सातुओला। वो जाते हैं इन गुफाओं की ओर और वहां पर क्या करते हैं, देखते हैं ये चित्र। जब ये चित्र देखते हैं, अपनी बेटी के साथ जाते हैं, वहां देखती है मारिया सातुओला, इनकी बेटी चित्र देखती है, जो कि 5 वर्ष की थी। 5 वर्षीय बालिका मारिया सातुओला इन चित्रों को देखती है, किसकी गुफाओं में,
अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है या बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रमुख चित्र कौन कौन से थे। तो अल्तामिरा में एक आक्रमण करता हुआ महिष का चित्र मिला है, यहाँ लिख दिया है महर्षि, तो ये चीज नहीं होगी, महिष का चित्र मिला है। ठीक है, अल्तामिरा में एक आक्रमण करता हुआ महिष का अंकन हुआ है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। और सिर ऊपर किए हुए हिरण का चित्र मिला है, ये भी याद रखना आप लोग, सिर ऊपर किए हुए हिरण का भी चित्र आपको मिला है। कहाँ? अल्तामिरा की गुफाओं में। एक सांभर हिरनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा चित्र अल्तामिरा की गुफा का जो है वो सांभर हिरनी है, 7 फीट 4 इंच का ये चित्र है। ठीक है, तो सबसे बड़ा चित्र जो है सांभर हिरनी का है। देखिए साधारणतः ज्यादातर चित्र आपको 4 फुट 6 इंच से 6 फीट तक के मिले, लेकिन जो सांभर हिरनी का चित्र है ये आपका 7 फीट 4 इंच का है। और इस गुफा को पुरातत्ववेत्ताओं ने, फ्रांस के पुरातत्ववेत्ताओं ने जाली साबित कर दिया था। और बाद में जब हमारी अन्य गुफाओं की खोज होती है, फोंत दा गाम और अन्य, तब इसको मान्यता दी जाती है कि हाँ ये गुफा जो है हमारी, यह भी प्रागैतिहासिक काल की गुफा है। तो सबसे बड़ा चित्र यहाँ सांभर हिरनी का मिला। और अंतिम बात जब हम कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको एक प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा, तो ये बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग। विश्व धरोहर सूची में 1985 ईस्वी में अजंता की गुफाओं को शामिल किया गया। 1985 ईस्वी में इन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कौन सी विश्व धरोहर सूची? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे 1985 ईस्वी में शामिल कर लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगली गुफा जो है हमारी फोंत दा गाम है। फोंत दा गाम की गुफा यह भी इंपॉर्टेंट है, वही हमारे फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की गुफा है। देश इसका फ्रांस है। ब्यून की घाटी में यह गुफा स्थित है और लाइजीज नामक स्थान से संबंधित है। लाइजीज नामक स्थान में, फ्रांस के ब्यून की घाटी में लाइजीज नामक स्थान पर स्थित है। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर दे दिया है, एक एक नंबर आपको यहाँ से मिल जाता है। आपको पूछ ले फोंत दा गाम की गुफाएं किस स्थान पर हैं, तो लाइजीज में है। घाटी कौन सी है? ब्यून है। देश कौन सा है? फ्रांस है। इस गुफा की खोज सन 1901 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1901 ईस्वी में। अब अगर हम इस गुफा के खोजकर्ता की बात करेंगे तो हेनरी ब्रुइल, एल पिगाट, डीपी रानी, 3 विद्वानों ने इस गुफा की खोज की थी। किसकी? आपके फोंत दा गाम गुफा की। और ये फ्रांस की सबसे अधिक अलंकृत गुफा है। सबसे ज्यादा अलंकरण जहां मिलता है वो फोंत दा गाम गुफा में मिलता है। और यहाँ पर महिष का एक चित्र है जो लाल और बादामी रंग से बनाया गया है। और यहाँ महिष के बने हुए लगभग 80 चित्र मिले हैं। ठीक है, मैक्सिमम 80 चित्र हम कह सकते हैं, यहाँ मिनिमम कहें तो 80 चित्र हैं। और यहाँ लाल और बादामी रंग से बनाए गए हैं। इसी चित्र जो है यहाँ के, इस गुफा के चित्र प्रवेश द्वार से 20 फीट अंदर जाके बने, 200 फीट अंदर जाके बने हैं, 20 फीट नहीं, प्रवेश द्वार से 200 फीट अंदर जाके यहाँ पर चित्रों का निर्माण हुआ है या चित्रण हुआ है। सीधे प्रवेश द्वार पर ही चित्रण नहीं हुआ है। यहाँ भद्रिका, भद्रिका मतलब जहां पर चित्र बने हुए हैं। ठीक है, चित्र वीथिका कह सकते हैं, भद्रिका। इसकी लंबाई 16 फीट है। 200 फीट अंदर जाएंगे प्रवेश द्वार से तब भद्रिका पड़ेगी, जहां जिसकी लंबाई 16 फीट है। और यहीं पर चित्रों का निर्माण हुआ है। अगर हम फोंत दा गाम गुफा के चित्रों की बात करें, प्रमुख चित्रों की, तो ये आपको याद रखना है। छोटे बायसन का ग्रह कहाँ से मिला है, ये भी एक पॉइंट है आपका, इंपॉर्टेंट है। फोंत दा गाम से मिला है। और इसमें एक दूसरे को निहारते अथवा मस्तक सूंघते मृग का अंकन आपको कहाँ मिलता है? फोंत दा गाम गुफा में मिलता है। यहाँ के चित्र काले अथवा सीपिया रंग से बनाए गए। इसी के साथ याद रखना लास्को के भी चित्र आपके काले अथवा सीपिया रंग से बनाए गए हैं। ठीक है, तो फोंत दा गाम और लास्को की गुफाओं के चित्र काले अथवा सीपिया रंग से बनाए गए। सीपिया रंग भूरा रंग होता है। संख्या 3 पर जो हमारी गुफा आती है वो है लास्को की गुफा। लास्को की गुफा के सबसे पहले जो पूछी जाती है वो खोज पूछी जाती है। एक पॉइंट आपको सीधे यहाँ से मिल जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। हर पेपर में ज्यादातर लास्को की गुफा की खोज पूछ लेते हैं। सन 1940 ईस्वी में लास्को की गुफा की खोज होती है, जो कि फ्रांस में पड़ती थी। और हेनरी ब्रुइल ने ही लास्को की गुफा की खोज की थी। ठीक है, खोज का कारण क्या था? कुत्ते का पीछा करते हुए गए थे। भाई स्पेशली ये नहीं निकले थे कि हमको आज हम निकल रहे हैं घर से, हमको आज एक गुफा की खोज करनी है, स्पेशली नहीं निकले थे। ये गए थे कुत्ते का पीछा करते हुए, जंगली कुत्ते का। तो ये गए उसके पीछे पीछे और यहाँ इसकी गुफाओं को देखा इन्होंने सन 1940 ईस्वी में। मोस्टली गुफाओं की खोज इसी तरह हुई, कोई लोमड़ी का पीछा कर रहा था तो कोई कुत्ते का पीछा कर रहा था। ये मांतनेक गांव में पड़ती है, ये भी आपको याद रखना है। लास्को की गुफा मांतनेक गांव में पड़ती है।
घाटी इसकी ब्यून है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की ये सर्वश्रेष्ठ गुफा है, ये आपको ध्यान रखना है। और हल्की चमकीली पृष्ठभूमि पर काले, पीले तथा बादामी रंग के बहुरंगे चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। चमकीली पृष्ठभूमि है जिस पर काले, पीले तथा बादामी रंग के चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं लास्कू की गुफा में। अच्छा, लास्कू की गुफा की चित्रविधि भी पूछी जाती है कि कितनी थी, चित्रविधि या कलाविधि? चित्रविधि जहां पर चित्रों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इसकी माप जो है 90x13 या 99x13 फीट है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, 90 मोस्टली 90x13 सही कराया जाता है, अगर नहीं है 90x13 तो आप 99x13 लगा सकते हैं। इस गुफा में लगभग 2000 उत्कीर्ण चित्र हैं, ठीक है। उकेरे गए चित्र जो हैं लगभग 2000 लास्को की गुफा में प्राप्त हुए। अब हम लास्को की गुफा के प्रमुख चित्रों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लास्को की गुफा के चित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायसनों को भेदता हुआ भाला या घायल भैंसे का अंकन आपको लास्को की गुफा में मिलता है। पक्षी का मुखौटा पहने हुए मनुष्य, ठीक है, कुछ मुखौटे पहने हुए, कहीं हाथी का, कहीं भैंसे का, कहीं पक्षी का। तो पक्षी का मुखौटा पहने हुए चित्र कहाँ मिला है मनुष्य का? तो आपको लास्को की गुफा में मिला है। गाय के सिर की आकृति मिली है जो कि लाल अथवा गेरुआ रंग की है। लाल या काला रंग माना जाता है, क्योंकि लाल ही रंग आगे चल के ये धूमिल पड़ गया है। लाल, गेरुआ या काला रंग की बनी हुई ये आकृति है, गाय के सिर की आकृति। तैरते हुए हिरणों का अंकन मिलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस गुफा का सबसे महत्वपूर्ण चित्र तैरते हुए हिरणों का अंकन है, जो कि 5 हिरण इसमें बनाए गए हैं। और इसमें क्या दिखाया गया है कि बहुत जीवंत दिखाया गया है, नीचे पानी है और उनका आधा धड़ दिखाया गया है हिरणों का। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, आधा धड़ हिरणों का कहाँ दिखाया गया? आपकी लास्को की गुफा में 5 हिरण है, मूछ बन गई हिरण की, चलिए कोई नहीं। तो 5 हिरणों का अंकन है। इनकी माप की अगर हम बात करें तो 16 फीट 6 इंच का यह चित्र है, पूरा 5 हिरण दिखाए गए हैं, और लास्को की गुफा का सबसे इंपॉर्टेंट चित्र है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 4 पर जो हमारी गुफा आती है वो है ला कम्बारेली गुफा। देखिए, फ्रांस की गुफा में बाकी आपको अल्तामिरा को छोड़कर बाकी सारी गुफाएं जो है वो सभी आपकी फ्रांस में स्थित है, ठीक है। लेकिन आपकी अल्तामिरा स्पेन में स्थित है। ला कम्बारेली ये लाइजीज नामक स्थान पर स्थित है या है, और फ्रांस में ही है। देश क्या है? फ्रांस है। स्थान इसका लाइजीज है। खोज 1901 में हेनरी ब्रुइल, एल पिगाट और डी पी रानी ने इसकी खोज की थी। 3 विद्वानों ने मिलकर इसकी खोज की थी, किसकी? ला कम्बारेली की। अच्छा, ला कम्बारेली के विषय में हम और देखेंगे ना, तो यहाँ लगभग 300 चित्रों की पहचान हुई है। कितने? लगभग 300 चित्रों की पहचान हुई, जिसमें से 116 अश्वों के, अश्व मतलब घोड़ों के चित्र हैं, ठीक है। 116 घोड़ों के चित्र हैं, तथा इसके अलावा यहाँ 39 मानवाकृतियां प्राप्त हुई, 74 पसुमुंड प्राप्त हुए हैं चित्रण में, ठीक है। यहाँ 39 मानवाकृतियां तथा 74 पसुमुंडों की आकृतियों का निर्माण हुआ है या यहाँ पर पहचाने गए हैं। यहाँ अश्वों की नस्लें, जो घोड़े बने हुए थे, तो उनकी नस्लें जो थी कोल्ट थी, ठीक है, ये याद रखिएगा, कोल्ट नस्लें थी। इन्हें प्राजेवास्की कहा गया है। कहा? ला कम्बारेली में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ला कम्बारेली में जो अश्वों की नस्लें थी इन्हें कोल्ट कहा, कोल्ट नस्लें थी, इन्हें प्राजेवास्की के नाम से जाना गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट जो है, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, रंगीन चित्रों की अपेक्षा उत्कीर्ण चित्र ज्यादा बने हैं। उत्कृष्ट नहीं, उत्कीर्ण चित्र, ठीक है। उत्कीर्ण मतलब बस उकेर दिए गए हैं चित्र, ठीक है। तो उत्कीर्ण चित्र यहाँ पर अधिक बने हैं रंगीन चित्रों की अपेक्षा। सर्वाधिक विशाल चित्र जो आपका ला कम्बारेली का सबसे बड़ा चित्र है वो है एक मैमथ हाथी का सिर पहने हुए मनुष्य की आकृति। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैमथ हाथी का सिर पहने हुए एक मनुष्य की आकृति का अंकन जो है ला कम्बारेली नामक गुफा में हुआ है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नंबर 5 पर जो हमारी गुफा आती है, फ्रांस में ही स्थित नियाऊ गुफा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप इन 5 गुफाओं के नाम तो याद ही रखें, नहीं तो आप यहाँ पर पीछे छूट जाएंगे। तो इन 6 गुफाओं के नाम याद रखें। अब नियाऊ गुफा जो है फ्रांस में ही स्थित है। ब्यून, ये जो है ब्यून में नहीं है, ये पेरिनीज की घाटी में स्थित है। ब्यून ब्यून करते ब्यून ही याद रह जाता है, ये पेरिनीज की घाटी में है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1906 ईस्वी में इसकी खोज हुई, और ये तारास्कन सुरियरिएज
सुर एरिएज नामक स्थान पर या गांव में स्थित है। तो ये देश फ्रांस है, घाटी पेरिनीज है, 1906 ईस्वी में इसकी खोज होती है और तारास्कन सुर एरिएज नामक स्थान पर है। नियाऊ में लाल पीले बिंदुओं का एक समूह प्राप्त हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका नोएल सैलून है। इसी गुफा में लाल पीले संगमरमर का एक कक्ष है, ठीक है, जिसके बाहर रेत है, ये बाहर रेत से भरा हुआ कक्ष है, ठीक है, जिसे नोएल सैलून कहा गया है या पवित्र कक्ष कहा गया है, ठीक है, नोएल कक्ष या नोएल सैलून कहा गया है, तो इसे क्या पवित्र कक्ष या नोएल सैलून के नाम से जाना गया है। प्रमुख चित्र जो है भाला से बिंधे हुए बायसन का समूह है, ये याद रखना, भालों से बिंधे हुए बायसन का समूह है। ये ऐसे ही एक चित्र आपको लास्को की गुफा में भी मिला है, तो दोनों का ध्यान रखिएगा। फर्श पर महिष एवं ट्राउट मछली का अंकन मिला है। अच्छा, इससे पहले जितने हमने गुफाएं देखी सभी पर या तो भित्तियों पर या छत पर चित्र थे। अकेली नियाओ की गुफा है जहां की फर्श पर भी महिष एवं ट्राउट मछली का अंकन मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि महिष एवं ट्राउट मछली का अंकन फर्श में कहां पर मिला है, तो आपके नियाओ में मिला है। इसी के साथ एक चित्र और है, 12 सिंघे की सींगों पर उछलते कूदते 2 12 सिंघे। एक बड़े 12 सिंघे की सींगों पर उछलते कूदते 2 12 सिंघों का अंकन आपको नियाओ की गुफा में मिलता है।